यूट्यूब चैनल होम साइंस हब। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 4 कंटिन्यू करेंगे, जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था। खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा प्रबंधन, केटरिंग एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था विभिन्न भोजन प्रणालियों के बारे में। अब उसी टॉपिक को हम आगे डिस्कस करेंगे। हमने विभिन्न भोजन प्रणालियों के बारे में पढ़ा था। आज हम खाद्य सेवा प्रबंधक में क्या क्या निपुणताएं होनी चाहिए उससे शुरू करेंगे। खाद्य सेवा प्रबंधक जो होता है या फूड सर्विस मैनेजर जो होता है, उसमें कुछ गुण होने चाहिए जो हम डिस्कस करेंगे। व्यंजन सूची नियोजन, खाद्य चयन, बनाने और परोसने तथा आवश्यक उपकरणों का उसको ज्ञान होना चाहिए, यानी कि मेन्यू प्लानिंग, फूड सिलेक्शन, इक्विपमेंट जो यूज़ होने वाले हैं खाने बनाने के समय पर, और प्रिपरेशन और सर्विस का उसको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। संगठनात्मक और प्रबंधन कौशल, ऑर्गेनाइजेशनल और मैनेजरियल स्किल्स उसमें होनी चाहिए ताकि वो ऑर्गेनाइज कर सके किसी भी फर्म को या किसी रेस्टोरेंट वगैरह को। उसके अलावा वह सुनिश्चित कर सके कि सफाई और स्वच्छता वहाँ पर सर्वोत्तम है। सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सैनिटेशन और हाइजीन पर। लागत नियंत्रण की समुचित प्रणाली का उसको ज्ञान होना चाहिए कि कितना लागत लगने वाला, उसको नियंत्रण कैसे किया जाएगा, उस पर उसको ध्यान देना चाहिए। इकाई के भौतिक स्वरूप के लिए स्थान का बुद्धिमत्ता से प्रयोग किया गया हो, जो स्पेस उसको दी गई है ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने का उसको ज्ञान होना चाहिए। अब उसको उसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित करना होता है कि जो अपशिष्ट प्रबंधन है, जो वेस्ट मटेरियल मैनेजमेंट है, उसके लिए क्या क्या विधियाँ प्रयोग में लाई जा रही हैं। सारी प्रक्रिया, जो भी आपका खाना बनाना, सर्व करना, ये सारी प्रक्रिया एनवायरनमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए, यानी कि पर्यावरण हितैषी होनी चाहिए। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्यंजन सूची नियोजन के बारे में। व्यंजन सूची नियोजन करते हुए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जब भी हम किसी प्रकार का मेन्यू तैयार करते हैं तो कुछ बातें ध्यान में रख के हमें मेन्यू हमेशा तैयार करना चाहिए। जिस जगह पर मेन्यू, जिस प्लेस पर मेन्यू तैयार हो रहा है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का मौसम किस प्रकार का है, वहाँ की मूल्य सीमा हमें निर्धारित करनी है कि आप किस प्रकार के ग्रुप को टारगेट करने वाले हैं। वहाँ पर आप हायर इनकम ग्रुप के लिए वो रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं या फिर वो जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करने वाले, तो उसके हिसाब से जो प्राइस है वो हमें निर्धारित करना पड़ता है। सामग्री की उपलब्धता, अब मौसम के अनुसार कुछ सामग्रियाँ उपलब्ध होती हैं, तो सामग्री की उपलब्धता पर भी हमें ध्यान देना चाहिए किस प्रकार की सामग्री किस मौसम में अवेलेबल है, ईजिली अवेलेबल है एक्चुअली। उसके बाद खाने का समय, आप ब्रेकफास्ट सर्व करने वाले हो, आप आफ्टरनून का भोजन सर्व करने वाले हो या रात्रि का भोजन सर्व करने वाले हो, स्नैक्स सर्व करने वाले हो, उसको ध्यान में भी रख के मेन्यू प्लानिंग की जानी चाहिए। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे व्यंजन जो सूची होती है, मेन्यू जो होते हैं, उसके क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहला जो कार्य, तो दो कार्य करती है व्यंजन सूची हमारे लिए। यह जो हमारा ग्राहक होता है, जो हमारा कस्टमर होता है, उसको ये इन्फॉर्मेशन देती है कि जहाँ पर भी वो खाने के लिए या सर्विस लेने के लिए आए हैं, वहाँ पर किस किस प्रकार का खाना उपलब्ध है या क्या क्या उपलब्ध है। अब उसके साथ साथ वो भोजन प्रबंधन जो स्टाफ होता है, जो आपका फूड सर्विस स्टाफ होता है, उसको ये भी पहले से इन्फॉर्मेशन होती है कि क्या बनाना है। और उस व्यंजन सूची में ये भी होता है कि ग्राहक को कितनी मात्रा परोसी जाएगी और उसको किस प्रकार के खाद्य में उसको बदलना है, किस प्रकार के खाद्य पदार्थों में बदलना होगा। अब आगे हम डिस्कस करेंगे भोजन सेवा प्रबंधक के बारे में। भोजन सेवा प्रबंधन, जैसे कि यहाँ परिभाषा में आप देख सकते हैं, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के सुस्पष्ट उद्देश्य, यानी कि आपके जो टारगेट्स होते हैं वो क्लियरली डिसाइडेड होते हैं, प्री डिसाइडेड होते हैं, के लिए निर्णय लेने और लोगों के कार्यों पर नियंत्रण पाने की प्रक्रिया है। जो आपके पहले से डिसाइडेड लक्ष्य होते हैं या उद्देश्य होते हैं, उनको अचीव करने के लिए और लोगों के कार्यों पर नियंत्रण, कंट्रोल करने के लिए पाने की प्रक्रिया होती है भोजन सेवा में प्रबंधन। इसमें मानवीय अथवा सामग्री संसाधनों का प्रबंधन शामिल है। मानवीय यानी कि मैन, और सामग्री यानी कि मटेरियल। तो ये संसाधन जो है वो 6 संसाधन है हमारे, जो हम 6M के रूप में भी जाने जाते हैं। सबसे पहला है मनी, सेकेंड M इज़ मटीरियल, थर्ड इज़ मैन,
4th is machines, 5th M is minutes and last M that is the 6th M market। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये भोजन सेवा में प्रबंधन को आंका जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रबंधन के कार्यों के बारे में। प्रबंधन के जो कार्य हैं, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या हैं। सबसे पहले जो प्रबंधन का कार्य है वो है नियोजन का कार्य। नियोजन का कार्य से आप क्या समझते हैं? इसमें नियोजन जो होता है वो पहले से ही प्री प्लान्ड अपने उद्देश्यों और नीतियों को क्लियरली प्लान आउट करना होता है। आप प्लानिंग करते हो किसी भी इवेंट के लिए, तो आप पहले से प्लानिंग कर लेते हो आपको क्या टारगेट अचीव करना है इस मेथडोलॉजी से, वो आप क्लियरली प्लान आउट कर लेते हो और अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए बेस्ट मेथड का चुनाव करते हैं। नियोजन शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए भी किया जाता है और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए भी, यानी कि अल्पकालिक जो आपके गोल्स होते हैं उनके लिए भी और दीर्घकालिक गोल के लिए भी नियोजन का उपयोग किया जाता है। नियोजन एक्चुअली किसी भी जो प्रबंधन है उसकी बेस का काम करता है, नींव का कार्य करता है, जिसमें जो आपका स्टाफ होते हैं वे प्रभावशाली तरीके से अपना कार्य कर पाते हैं। अगर नींव मजबूत होती है किसी मकान की तो मकान भी मजबूत ही बनता है। इस तरह नियोजन अगर मजबूत होता है तो प्लानिंग सक्सेसफुल होती है। नियोजन में जो हमारी WH फैमिली के वर्ड्स आते हैं उनको हम ध्यान में रखते हैं, जैसे कहाँ करना है, क्या करना है, कब करना है, कौन करेगा और कैसे करेगा। तो ये सब क्वेश्चंस नियोजन में आप आंसर करते हो कि क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कौन करेगा और कैसे करेगा। तो नियोजन को आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो हमारा स्टेप है इसमें वो होता है आयोजन का, ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें जो संस्थान के कामों की पहचान करता है और कार्य को डिवाइड करता है। इसमें ह्यूमन लेबर और जो रिसोर्सेज होते हैं उसके विशिष्ट कौशलों और योग्यता के कर्मचारियों को एक समूह में रखना सम्मिलित होता है। आयोजन जो होता है प्रबंधन के अन्य बहुत से कार्यों में परस्पर संबंध स्थापित करने का कार्य भी करता है। ये जितने भी स्टेप्स हैं इनके बीच में संबंध स्थापित करने का कार्य करते हैं। उसके बाद आता है स्टाफिंग, यानी कि स्टाफ रखना। इस कार्य में जो मैन पावर है उसकी नियुक्ति की जाती है, उसकी अपॉइंटमेंट की जाती है, उसकी ट्रेनिंग की जाती है और रख रखाव सिखाया जाता है। उसके अलावा ये देखना ज़रूरी है जब आप स्टाफिंग करते हो कि जिस कार्य के लिए हमने स्टाफिंग की है उसके लिए उसको आवश्यक ज्ञान हो और उसको स्किल्स हो उस कार्य के लिए, जिससे संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसार आपको रिजल्ट्स मिल सके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है डायरेक्टिंग एंड डेलीगेशन, निर्देशन एवं कार्य सौंपना। निर्देशन के लिए यह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें यह सुनिश्चित ये कंफर्म किया जाता है कि निष्पादन जो आपका एग्जीक्यूशन है वो योजना के अनुसार हुआ है या नहीं हुआ है। इसके अलावा निर्देशन करने के लिए ये भी देखना होता है कि जो निर्देशन हुआ है वो संस्थान के हित में है या नहीं है, और ये भी देखना होता है कि कर्मचारियों का हित भी देखा गया हो निर्देशन और कार्य सौंपते समय। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कंट्रोलिंग, समन्वयन करना जिसको आप कह सकते हैं, नियंत्रण करना जिसको आप कह सकते हैं। इस पहलू को इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है कि निष्पादन योजना के अनुरूप है। इसमें लागत नियंत्रण भी शामिल होता है, जैसे आय और व्यय, इनकम और जितने भी आपके खर्च हुए उन इश्यूज पर ध्यान देना होता है और कंट्रोल करना होता है। अच्छे कंट्रोल के लिए रिकॉर्ड रखने की टेक्निक आप प्रयोग में लाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेटिंग, समन्वयन करना। यह कार्य संस्थान के सुचारू रूप से चलने और उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न गतिविधियों यानी कि अलग अलग एक्टिविटीज़ को परस्पर आपस में जोड़ना और उनके बीच में इंटर कनेक्शन के लिए सहायता करता है, कोऑर्डिनेटिंग। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन जिसको आप कहते हैं। इसमें जो जितने भी डिपार्टमेंटल अधिकारी होते हैं जैसे प्रबंधक हुआ, प्रशासक हुआ, इनको रिपोर्ट्स दी जाती है पत्रों और रिकॉर्ड के
माध्यम से। इससे इनको अवगत कराया जाता है कि संस्थान में किस प्रकार का कार्य हो रहा है और कार्य सुचारू रूप से यानी कि सही प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारा लास्ट जो इसमें स्टेप है वो है हमारा आता है बजट बनाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है हर संस्थान के लिए, हर इंस्टीट्यूशन के लिए, जिसमें भोजन सेवा और भोजन संबंध प्रबंधन इकाइयाँ ये संस्थान भी सम्मिलित हैं। सारे डिपार्टमेंट इसमें सम्मिलित होते हैं क्योंकि बजट हर डिपार्टमेंट अपना अलग अलग बनाता है। इसमें ये ध्यान में रखना होता है कि आपके पास कितने फंड्स अवेलेबल है और उनको किस प्रकार से यूटिलाइज किया जाएगा, और इसको लेखा विधि के प्रयोग या फिर आप नियोजन और वित्तीय संसाधनों जैसी विधियों को प्रयोग में लाकर इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारा फूड सर्विस मैनेजमेंट है उसमें करियर के लिए क्या क्या तैयारी करनी होती है। जीविका अगर आपको उसमें करियर बनाना है तो आपको किस प्रकार की तैयारी करनी होगी। सबसे पहले व्यक्ति में ये जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, आपकी बुक का ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। ये भोजन में रुचि और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पाक कलाओं में प्रवृत्तियों की नियमित अद्यतन जानकारी है। यानी कि सबसे पहले उसको इंटरेस्ट होना चाहिए नेशनल इंटरनेशनल क्विजीन्स में और कुकिंग में। भोजन की गुणवत्ता, उत्पादन, स्वच्छता और खाद्य लागत नियंत्रण पर ध्यान देने की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए, जिसको भी इस फील्ड में करियर बनाना है। निरंतर उच्च निष्पादन स्तरों को स्थापित करने, बनाए रखने और लागू करने की योग्यता उस व्यक्ति में होनी चाहिए। यानी कि उसको टारगेट अचीव करने आना चाहिए और उसको कार्य को अच्छी तरह से कंप्लीट करना आना चाहिए। एक मैत्रीपूर्ण और बहिर्गामी प्रवृत्ति, यानी कि उसको फ्रेंडली होना पड़ेगा और बहुत ही हंसमुख और बात करने वाला बनना पड़ेगा इसके लिए। अच्छे संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। पारस्परिक क्रिया कौशल, जो विविध आंतरिक और बाह्य ग्राहकों के समूह को बोलकर और लिखकर प्रभावशाली ढंग से संप्रेषित करने की योग्यता, यानी कि जो आपके कस्टमर हैं उनके साथ वो अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सके, लिखकर या फिर बोलकर। अच्छी आयोजन योग्यताएं, ये तो हर फील्ड में चाहिए होती है आपको। ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स और विस्तृत विवरण के लिए दृष्टि होनी चाहिए। मनोहर, प्रसन्न और ऊर्जावान व्यक्ति होना चाहिए। अंग्रेजी और पसंद की अन्य भाषाओं, विशेष रूप से विदेशी भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण होना चाहिए ताकि वो आपके जो फॉरेन कस्टमर्स हैं उनको भी हैंडल कर सकें। लंबे समय तक क्रियाशील रहने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि लॉन्ग आवर्स तक काम करने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। अब जब हमने फूड सर्विस मैनेजमेंट या केटरिंग के करियर की तैयारी कर ली है तो उसके बाद हम कौन कौन से करियर का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ करियर आपको दिखाए हैं। फूड सर्विस सुपरवाइज़र के रूप में आप कार्य कर सकते हैं, केटरिंग मैनेजर के रूप में कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल कैंटीन्स में कार्य कर सकते हैं, अपने खुद के रेस्टोरेंट्स में भी खोल सकते हैं और दूसरे रेस्टोरेंट्स में भी कार्य कर सकते हैं। फूड सर्विस डायरेक्टर के रूप में आप कार्य कर सकते हैं। कैफेटेरिया मैनेजर, जैसे आपकी मैकडीज़ हैं या फिर आपके बरिस्ता है, उनके मैनेजर के रूप में। फ़्लाइट किचन्स जो होते हैं, यानी कि एयर सर्विस में जो किचन होते हैं, जो आपको फ़्लाइट में जिसके द्वारा खाना प्रोवाइड किया जाता है, उसमें भी आप कार्यरत हो सकते हैं। हॉस्पिटल्स में भी खाने की ज़रूरत होती है, वहाँ भी कार्यरत हो सकते हैं। शेफ़ का करियर का चुनाव भी आप कर सकते हैं। फूड प्रोडक्शन मैनेजर में भी आप जा सकते हैं। परचेज़ मैनेजर, ट्रेन या क्रूज़ के किचन्स जो होते हैं उनमें भी आप कार्यरत हो सकते हैं। केटरिंग सर्विस प्रोवाइडर भी आप बन सकते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड दिस वीडियो इज़ नॉट मेड फॉर एनी कमर्शियल पर्पस. This is only made for my students to help them out during this lockdown. Please like the video and subscribe the video. Thank you.